जी बेटा, हम जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, यू शुड बी रिमाइंडेड कि हम लोग एवोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें हमारी जो है वो एवोल्यूशन के बेसिस के हवाले से ऑलरेडी हो चुकी हैं। देखिए, as we all know that evolution is a process of gradual change with time और उसमें हमने ये भी कहा था कि the time is actually the deep time। उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल में हमने we did study about the deep time और वो जो deep time था उस हवाले से हमने ये कहा था कि उस टाइम की इमेजिनेशन सिंगल ह्यूमन लाइफ इवन 10 ह्यूमन लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। या अगर आप जो है वो ह्यूमन को इवन 100 ह्यूमन लाइफ दे दें तो तब भी जो है वो उस टाइम को ह्यूमन कैन नॉट अप्रोच। ठीक है, हमने क्योंकि बिलियन ईयर्स की बात की, 3.6 बिलियन ईयर्स, उसमें चेंजिंग आई है। उसमें जो भी चेंज आया है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे डिस्कस होगा। ये सारी बात हुई थी। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने स्टार्ट क्या किया था। We said that there was first origin of life, and origin of life was nothing look like a bacteria or virus or any other cell। ये हमने जो है वो बात की थी। तो फिर वो किस तरह का था, वो एक अपने आप में एक यूनिक चीज थी। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ फर्स्ट सेल, देन आफ्टर फर्स्ट सेल देयर वाज एक्चुअली व्हाट origination of bacteria। the bacteria originated from the first cell। मैंने भी आपको कहा कि फर्स्ट सेल है वो एक्चुअली था, और वो फर्स्ट सेल था भी प्रोकैरियोट। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के करीब था। देन इट ओरिजिनेटेड इनटू मोर एडवांस प्रोकैरियोट्स नोन एज बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या हो जाते हैं, आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि बैक्टीरिया देन कन्वर्टेड इनटू टू कैटेगरीज। वन वाज यू बैक्टीरिया विच आर करंटली एग्जिस्टिंग इन आवर एनवायरनमेंट। ये जो हमें आजकल एनवायरनमेंट में फेस करने पड़ रहे हैं जितने बैक्टीरिया, दीज ऑल आर रिलेटेड टू द यू बैक्टीरिया ग्रुप। and the second lineage was known as archaebacteria। so यू बैक्टीरिया जो हैं इनसे आगे बैक्टीरिया की लिनिएज चलती रही, यानी इनसे आगे क्या बनते गए, प्रोकैरियोट्स बनते गए और प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के अगली जो नस्लें थी बैक्टीरिया की वो इनसे बनती चली गई। जो आर्कीबैक्टीरिया ना, दीज आर somewhat like you can say strange organisms। काफी स्ट्रेंज ऑर्गेनिजम्स हैं और ये आजकल एग्जिस्ट करते हैं, बट ये बहुत ही डिफरेंट हैं किससे, यू बैक्टीरिया से, आर्कीबैक्टीरिया। आप लोगों को मैंने एक डिफरेंस बताया था, यू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, और वो क्या है कि आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, बट देयर इज नो पेप्टाइडोग्लाइकेन इन आर्कीबैक्टीरिया। So if you look at the record of evolution, then you come to know that archaebacteria are strange organisms which neither look like eubacteria nor eukaryotes। ना ये यूबैक्टीरिया जैसे दिखते हैं और ना ही ये यूकैरियोट जैसे दिखते, बल्कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के का ग्रुप है आर्कीबैक्टीरिया का। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज की बात करते हैं तो इन सबसे टॉप पे एक और कैटेगरी आती है डोमेन की। और डोमेन में 3 जो डोमेन्स हैं लाइफ की, पहले किसी जमाने में सोचा जाता था कि लाइफ की सिर्फ 2 डोमेन्स हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। लेकिन बाद में ये पता लगा कि प्रोकैरियोटिक भी है, यूकैरियोटिक भी है, और तीसरी कैटेगरी जिसको आप कहते हैं आर्किया। ये इतने आर्की बैक्टीरिया इनसे इतने डिफरेंट है कि हमने इनको इवन डोमेन ही डिफरेंट दे दिए। एक होता है ना कि किंगडम डिफरेंट होता, अलग बात थी, सेपरेट बात थी। इनका सिर्फ किंगडम डिफरेंट नहीं है, बल्कि इनके जो है वो डोमेन ही डिफरेंट है।
यहां पर आप यूं कह लीजिए कि ये वैरायटी ही और है। लेकिन हमें एक और बात भी पता चली थी उस दिन लेक्चर में, और वो क्या थी कि फर्स्ट सेल से जब बैक्टीरिया बने और उससे आगे दो लिनिएजेस चली, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया एक खास टाइम के बाद जाके किसमें, आर्की बैक्टीरिया के कुछ सेल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। यानी इसका मतलब है कि आर्की बैक्टीरिया की लिनिएज भी चलती रहेगी, इनकी लिनिएज भी चलती रहेगी, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो भी इन्हीं से ओरिजिनेट हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यू बैक्टीरिया, अमंग द यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, आर एंसेस्टर्स आर आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि हमारा सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, सो आर एंसेस्टर्स आर आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नहीं है हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो आर्की बैक्टीरिया। अब यहां से मैं आप लोगों को ना एक चीज और भी दिखाऊंगा यहाँ पे, जो कि मैं समझता हूं कि अगर आप लोग इसको देखते हैं तो आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर पढ़ के आए हैं। आप लोगों को यकीनन याद होगा 5 किंगडम सिस्टम, और 5 किंगडम सिस्टम में एक चीज थी जिसको हम छेड़ते भी नहीं है ना, और वही ये वाला मैप। एक मिनट रुकिएगा, ये वाला मैप, ये इसमें देखिए वाज़े तौर पर, नाउ यू कैन से दैट दिस टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सेकेंड ईयर बुक, लेकिन हमें यह भी पता लगता है कि जो बैक्टीरिया हैं उनका जो ओरिजिन है वो बहरहाल पहला और जो सेल था वो बैक्टीरिया नहीं था, पहला सेल बैक्टीरिया नहीं था, पहला सेल जो है वो ना ही आर्किया था, बल्कि वो बड़ा डिफरेंट सा सेल था, और उससे आगे आर्किया और यू बैक्टीरिया निकले हैं। लेकिन बहरहाल हमने जो है वो चीज जो देखी है वो ये है कि हाउ डिड दिस हैपन। हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आर्किया यूकैरियोटिक सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में तो चेंज हो गए, लेकिन आर्की बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल में कैसे चेंज हो जाते हैं, ये हमारा बेसिक टॉपिक है आज। और टॉपिक का क्या जो है वो टाइटल है, एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ठीक है, ये टॉपिक का टाइटल है, और इस टॉपिक का जो असल में स्टार्ट होती है, गुफ्तगू स्टार्ट होती है, वो है the first cell most likely very simple यहाँ पे जी रखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा ये टॉपिक। ये यहाँ से अगर आपने करना है ना, ये जिसको कहते हैं कि जब आपने टॉपिक लिखना है तो आपने ये पीछे सारी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाली बातें नहीं करनी, हाइड्रोथर्मल वेंट और उसके बाद आपने जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से स्टार्ट करना होता है इस टॉपिक को। और अगर आप और पीछे से थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से होगा, ये 3 लाइनें ऊपर आ जाएं, अबाउट 420 मिलियन ईयर्स होगा, बल्कि मेरे ख्याल ज्यादा सूटेबल जो इस टॉपिक का आगाज होगा वो यही होगा, अबाउट 420 ईयर्स होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो यू बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट हो गए। ये एक बहुत स्ट्रेंज फिनोमिना है, और इस फिनोमिना को हम अब जो है वो देखते हैं डिटेल के अंदर। ये दो इकट्ठे फिनोमिना है जिनको हम पैरेलल पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। So let's have a look on this phenomenon। यहाँ पर जो है वो ये आपका जो है वो टॉपिक है। अब इसमें what was actually considered? It was actually considered that one of the bacteria, one of the aerobic bacteria। अब सबसे पहले तो एक बात को ज़हन में रखिए कि यहाँ पर अगर आप जो है वो अर्थ की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं डिस्कशन के तौर पर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इनिशियली अर्थ का जो एनवायरनमेंट था दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर लिविंग ऑब्जेक्ट। व्हाई? हाँ जी, किसी को अंदाजा है? बेटा इनिशियली अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसका मतलब है सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते थे जो बगैर ऑक्सीजन के रह सकते, ठीक है। और बगैर ऑक्सीजन के रहने वालों में कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे
जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, या आप यूं कह लीजिए कि साइनोबैक्टीरिया बेसिकली उस वक्त उन्होंने असल में काम किया था। दोज वर एक्चुअली लाइक कुछ ऐसे बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया थे एक्चुअली। ये वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने असल में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू की थी। कुछ बैक्टीरिया और भी एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते थे, जो कि किसमें रहा करते थे, जो ऑक्सीजन में रह सकते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन डेवलप हुई। ऑक्सीजन डेवलप एकदम नहीं हो गई। आगाज में हमारी जो एयर है उसके अंदर 3 मेन गैसेस, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एयर के अंदर जो है वो 3 मेन गैसेस मौजूद हैं हमारे, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, जो कि एटलीस्ट हम पढ़ते हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। तो इनिशियली नाइट्रोजन बहुत ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, ऑक्सीजन कम थी। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जिन्होंने इन्वायरमेंट को सूटेबल बनाना शुरू कर दिया। जब इन ऑर्गेनिज्म ने एनवायरनमेंट को सूटेबल बनाना शुरू किया तो कुछ मजीद ऑर्गेनिजम्स ने इनके साथ जो है वो दोस्ती कर ली, या यूं कह लीजिए कि यहां पर आप कहेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, वो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि जब एक दफा एक बैक्टीरिया क्या हो गया, एरोबिक हो गया। एरोबिक की ऑल्टरनेट टर्म क्या है, काउंटर टर्म क्या है, एनएरोब्स, एनएरोबिक। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक थे जो किसमें सर्वाइव करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन में सर्वाइव करते थे। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इन्होंने क्या क्या किया, कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे थे, आर्की बैक्टीरिया, जिन्होंने एरोबिक यू बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया हैं ये एरोबिक हैं, ये आर्की बैक्टीरिया, ये क्या करेंगे, ये एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर जगह दे देंगे। अब बेटा गौर से देखिएगा बात को, क्या ये आर्की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आर्की बैक्टीरिया की बाहर की वॉल है ना, ये आर्की बैक्टीरिया की बाहर की वॉल है, ये यू बैक्टीरिया की बाहर की वॉल है, ठीक है, ये वाली। जब ये यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो आप इसको क्या कहेंगे, वॉल विद इन वॉल, वॉल विद इन वॉल। यानी एक वॉल है उसके अंदर दूसरी वॉल बन गई। तो ये फिनोमिना सिर्फ किन में होता है, ये फिनोमिना सिर्फ होता है यूकैरियोट्स में। ये फिनोमिना सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है कि एक वॉल वाला ऑर्गेनिज्म दूसरी वॉल वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर आकर रहना शुरू हो गया, और इससे क्या बन गया, वॉल विद इन वॉल बन गई। और ये जो वॉल विद इन वॉल है, इसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म क्या काउंट होने लग गया, ये काउंट होने लग गया यूकैरियोट। क्योंकि इसके अंदर अब क्योंकि यूकैरियोट की क्या निशानी है, मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी बेटा जल्दी से, व्हाट आर यूकैरियोट्स? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो अब ये एक बाहर की एक मेम्ब्रेन ये रही, अंदर एक और मेम्ब्रेन वाला बैक्टीरिया आ गया, तो इसका मतलब है कि ये मेम्ब्रेन विद इन मेम्ब्रेन या वॉल विद इन वॉल हो गई। अब गौर कीजिए, इसी आर्की बैक्टीरिया या इसी प्रोकैरियोटिक होस्ट ने एक और सेल को अपने साथ क्या कर लिया, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ले आया। वो कौन से थे, स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट ने इसके साथ एंडोसिम्बायोसिस करके क्या परफॉर्म, किसके तौर पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया, फ्लैजेला के तौर पे। अब स्पायरोकीट भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया, और इवन ये भी बैक्टीरिया, ठीक है। जब इनके अंदर इस तरह के बैक्टीरिया आकर रहना शुरू हो गए, कैसे कि ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो बेटा ऐसे फिनोमिना को आप क्या नाम देते हैं, ऐसे फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोन, एंडोसिम्बायोंट। ये सारे एंडोसिम्बायोंट्स हैं, और ये जो एंडोसिम्बायोंट्स हैं ये हमारे सेल्स में, हमारे आम ऑब्जर्वेशन में दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एंडोसिम्बायोटिक हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और दूसरा इस वक्त सबसे डोमिनेंट जो एंडोसिम्बायोट है वो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट।
अब क्लोरोप्लास्ट कैसे है ये भी गौर कीजिए। अब जैसे आप यहां पर देखिए कि एरोबिक बैक्टीरिया को उसने अपने साथ एंडोसिम्बायोटिक में लाया, स्पायरोकीट को एंडोसिम्बायोटिक में लाया, बिल्कुल इसी तरह साइनोबैक्टीरिया को भी ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने साथ सिम्बायोसिस में ले आया। जब ये साइनोबैक्टीरिया को अपने साथ सिम्बायोसिस में लाएगा तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि साइनोबैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफ। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है। अब क्या होगा कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिज्म भी ऑटोट्रॉफ हो जाएगा। तो यहां से क्या मतलब निकलता है, अब बात को समअप करते हैं, बात को ना बड़ा समअप करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट ऑल टाइप्स ऑफ एंडोसिम्बायोसिस अकर इन सिंगल सेल। एंडोसिम्बायोसिस अकर इन सिंगल सेल, यानी ये जो एंडोसिम्बायोसिस है ये जरूरी नहीं है कि हर सेल में तमाम तरह की एंडोसिम्बायोसिस हो। फॉर एग्जांपल बड़ी मुख्तसर सी बात आपको बताता हूँ यहाँ पे मैं, कि आपको पता है कि एनिमल सेल जो है उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है, फ्लैजेला भी है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं है। समझ आ रही बात? प्लांट सेल है, उसके पास फर्ज कर लिया फ्लैजेला नहीं है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल ऐसे हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन ना फ्लैजेला है ना क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एंडोसिम्बायोसिस है, ये जो आपको यहां पर दिखाई गई है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने सेल्स ने एंडोसिम्बायोसिस की उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया को एज ए माइटोकॉन्ड्रिया भी यूज किया, इन्होंने स्पायरोकीट को भी एज ए फ्लैजेला यूज किया, उन्होंने साइनोबैक्टीरिया को भी एज ए क्लोरोप्लास्ट यूज किया। नहीं, सबने नहीं किया, सबने नहीं किया, बल्कि किसी ने माइटोकॉन्ड्रिया को उठा लिया और फ्लैजेला को उठा लिया। ठीक है, हो सकता है इसने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को उठाया हो सकता है इसने माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरोकीट को उठा लिया हो सकता है इसने साइनोबैक्टीरिया को भी उठा लिया। ठीक है, तो यहां से क्या हमें पता लगता है कि एंडोसिम्बायोसिस असल चीज जो है ना, असल जो बात यहां पर, चाहे आप सारे ही ऑर्गेनल्स शामिल कर दें, माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल कर दें, क्योंकि अब गौर कीजिएगा एरोबिक बैक्टीरिया का क्या मतलब है। एरोबिक बैक्टीरिया, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एरोबिक है तो इसका क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बताइएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एरोबिक है तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह के बंदो, क्या हो गया? ऑक्सीजन बनाते नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ हैं। अल्लाह के बंदे, ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो ऑक्सीजन बनाते हैं, एरोबिक वो हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप इसको सिंपल अल्फाज में क्या कहेंगे? एरोबिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच यूज माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एटीपी बट दे नेसेसरली रिक्वायर ऑक्सीजन। ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहते हैं? एरोबिक। आई समझ में बात? इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए। तो अब आते हैं वापस उस डायग्राम के ऊपर, ये जो हमारी डायग्राम है, ये एरोबिक बैक्टीरिया, इसका मतलब है ये एरोबिक बैक्टीरिया किसके तौर पर परफॉर्म करने वाला है? ये एरोबिक बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के तौर पर परफॉर्म करने वाला है। ये एरोबिक बैक्टीरिया खुद ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बना रहा है। तो अगर ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बना ले और ये किसी के अंदर चला जाए तो क्या हो जाएगा? ये उसके एरोबिक ऑर्गेनल के तौर पर यूज होना शुरू हो जाएगा। इस बात को मैं मजीद आसान कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अदद सेल है, इस सेल के अंदर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए एटीपी डेवलपमेंट के लिए। एटीपी डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? बाहर से चाहिए ऑक्सीजन। इसका मतलब है आप एरोबिक है। एक जमाने में ये समझा जाता है और अब ये थ्योरी बन चुकी है, दिस इज नो लॉन्गर अ हाइपोथेसिस। एक टाइम पर ये जो है वो यही जो माइटोकॉन्ड्रिया था ये बेसिकली एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया था। ये एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया था। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया था इंडिविजुअल,
ये क्या कर सकता था, ये अपनी इस मेम्ब्रेन के जरिए, ये बेटा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है ना। अब ये जो 2 मेम्ब्रेन्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसमें याद रखिए कि अगर ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है तो मुझे बताइए एटीपी बनती कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, जल्दी जल्दी। इनर में सर। इनर में बनती, ठीक है। अब ये है कि एटीपी जो है वो इनर में बनती है। इसका मतलब है जो बैक्टीरिया था, जिसको हमने अभी क्या कहा है, जिसको हमने एरोबिक बैक्टीरिया कहा है, ये अपनी इनर मेम्ब्रेन में क्या बनाता था, ये अपनी इनर मेम्ब्रेन में बनाता था एटीपी। लेकिन एक जमाने में ये बिल्कुल सेपरेट रहता था। बट क्या हुआ कि इसने एंडोसिम्बायोसिस कर ली इस एक बड़े सेल के साथ, और जब इसने एंडोसिम्बायोसिस की इस एक बड़े सेल के साथ, तो अब ये इस सेल को क्या बनाकर देता है, अब ये इस सेल को बनाकर देता है एटीपी। वही काम जो ये बाहर रहकर कर रहा था, वही काम अब ये अंदर रहकर कर रहा है। दिस फिनोमिना इज नोन एज एंडोसिम्बायोसिस। यानी एंडोसिम्बायोसिस का मतलब ये है द रिलेशनशिप वाइल लिविंग इनसाइड द होस्ट। एंडोसिम्बायोसिस का मतलब ये होता है, रिलेशनशिप वाइल लिविंग इनसाइड द होस्ट इज नोन एज एंडोसिम्बायोसिस। तो ये आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपनी इनर मेम्ब्रेन में क्या बनाता है, अपनी इनर मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। यही क्लोरोप्लास्ट जैसा एक अदद बैक्टीरिया बाहर रहता था, ठीक है। ये अपनी इनर मेम्ब्रेन के जरिए जो है वो ग्लूकोज बनाता, इनर मेम्ब्रेन के जरिए ग्लूकोज बनाता था। इसने जब इसके साथ एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए, तो अब ये खुद ही अपनी ग्लूकोज बनाने के काबिल हो गया और खुद ही उसको एटीपी में कन्वर्ट करने के काबिल हो गया। तो ये जो टोटल फिनोमिना है, जिसमें बाहर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो इंडिविजुअल भी रह सकते थे, वो किसी अपने होस्ट के अंदर आकर उसको भी फायदा पहुंचा रहे हैं, खुद भी फायदा ले रहे हैं, ये क्या कहलाता है, एंडोसिम्बायोसिस कहलाता है। और इस थ्योरी को आप एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एवोल्यूशन में बहुत वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। जी बेटा, क्लियर हुआ, समझ आया? कोई सवाल है तो जल्दी से बताइए मुझे। जी मूसा बोलिए। अच्छा जी सर, जिस होस्ट में सेल जाकर एंडोसिम्बायोट बनाता है, क्या उस होस्ट के लाइसोसोम डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे? बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस जमाने में एंडोसिम्बायोसिस हो रही है, उस जमाने में अभी गोल्जी एपरेटस भी नहीं था, और उस जमाने में अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं था। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि लाइसोसोम जो है वो गोल्जी एपरेटस के बाद बने, ठीक है। और एक सेल ने जब अपनी मर्जी से किसी दूसरे सेल को अपने साथ करना होता है, अपने साथ जोड़ना होता है, तो वो सेल उसके ऊपर एक्शन नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली असल बात जो पीछे है वो ये है कि ये जो जमाना था, इस जमाने में इस तरह के जो ऑर्गेनल्स हैं ये नहीं बने थे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, जिन्होंने लाइसोसोम बनाना होता है। अब यहाँ एक और, जी बेटा और कोई सवाल? एक और यहां पर एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि कैसे कन्वर्ट हुए ऑर्गेनिज्म। देखिए एक बात आपको शायद जहन में आ रही हो, एक बात आपके जहन में शायद आ रही हो कि चलें चलें मान लिया, चलें हमने ये कह दिया, क्योंकि हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये खुद मुख्तार है। याद है ना आप लोगों को? ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को एक नाम और दिया जाता है। मैं अगर यहां पर जो है वो, अच्छा सवाल कर रहे हैं आप लोग, किसी बैक्टीरिया ने स्पाइरोकीट उठाया, माइटोकॉन्ड्रिया उठाया, किसी ने क्लोरोप्लास्ट उठाया, तो इनके फंक्शंस और ऑफस्प्रिंग्स भी डिफरेंट होंगे। जी यही मैं असल में एक्चुअली यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पहले मैं ना ये छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद मैं आपको आपके बात का जवाब देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों जो हैं, ये इनको आप कहते हैं सेमी ऑटोनोमस।
सेमी ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है? सेमी ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये होता है कि दे आर ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जो खुद मुख्तार हो। सेमी ऑटोनोमस यानी किसी हद तक खुद मुख्तार है। आपको अच्छी तरह याद होगा, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्लोरोप्लास्ट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है? क्योंकि असल में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेल के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। वरना आप मुझे बताइए कि क्या गोल्गी एपेरेटस सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्या लाइसोसोम सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, इनमें से कोई भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो हमारे सेल में रह रहे हैं, बल्कि ये हमने खुद बनाए हैं। तो अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि चलें मान लिया कि एंडोसिम्बायोसिस हुई, हाउ डिड द न्यूक्लियस ओरिजिनेट? भाई अभी हमने किस किस ऑर्गेनेल की बात की है? अभी हमने बात की है क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की और फ्लैजेला की। न्यूक्लियस के गिर्द भी तो मेम्ब्रेन है, बल्कि एक नहीं दो दो मेम्ब्रेन्स हैं। ये किधर से आया? अब ये वो चीज है जो उन एक और हाइपोथेसिस जो है उसके बारे में एक और जो है वो बात की जाती है। वो क्या है कि इन ऑर्गेनिजम्स ने ना सिर्फ ये काम किया, बल्कि जो अपनी ही मेम्ब्रेन है उसके जरिए अपने ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया। गौर कीजिए, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल, इसका जीनोम, ये इसका जीनोम बिखरा हुआ है। ये क्या करता है? ये अपनी ही मेम्ब्रेन को, जस्ट लाइक एंडोसाइटोसिस, ठीक है, आप एंडोसाइटोसिस में सेल की मेम्ब्रेन को ये डिजाइन देते हैं, ये वाला, और उसके बाद जब एंडोसाइटोसिस कंप्लीट हो जाती है तो सेल की मेम्ब्रेन ऐसे हो जाती है। ये सेल है और ये मेम्ब्रेन, ये एंडोसाइटोसिस है। लेकिन यहां एंडोसाइटोसिस नहीं हुई, बल्कि इसने अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया? इसने अपनी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने ऑर्गेनेल्स के गिर्द या अपने वर्किंग कंपार्टमेंट्स के इर्द गिर्द लपेट दिया। ठीक है, अब यहां से क्या मतलब निकलता है? यहां से मतलब ये निकलता है कि जब इन ऑर्गेनिजम्स ने अपनी अपनी मेम्ब्रेन को अपने ऑर्गेनल्स के गिर्द लपेट दिया तो वो ऑर्गेनिज्म क्या बन गए? सॉरी, वो कंपार्टमेंट्स क्या बन गए? वो कंपार्टमेंट्स यूकैरियोटिक बन गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको इसकी डायग्रामेटिक डिपिक्शन देता हूं। ये आपके पास जो है एक सेल है, उसके अंदर ये आपके पास जो है वो आपका डीएनए मौजूद है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है, आप क्या करते हैं? आप इस सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस करते हैं और एंडोसाइटोसिस की तरह के फिनोमिना को कंप्लीट करने के बजाय इस सेल को वापस आप कंप्लीट कर देते हैं और ये जो वेजिकल है इसको अवेलेबल कर देते हैं। ये वेजिकल जाती है किसके पास? ये वेजिकल जाती है इन डीएनए के जो है वो थ्रेड्स के पास जाती है, और इन डीएनए के थ्रेड्स के पास जाकर इन डीएनए के थ्रेड्स को अपने अंदर समो लेती है। अब ये पूरी एक वेजिकल बन गई है विद इन सेल। ये जो फिनोमिना है जिसमें अपनी ही मेम्ब्रेन को एज एन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यूज किया जाता है, इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। और ये क्या, ये किस काम आता है? ये आपको बाकी ऑर्गेनेल्स की एक्सप्लेनेशन देता है। यानी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है वो आपको किसका जो है वो एक्सप्लेनेशन दे? माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेनेशन दे देगी, क्लोरोप्लास्ट की एक्सप्लेनेशन दे देगी। बाकी ऑर्गेनल्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आपके पास मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस हुआ करता है। आपने इसको पढ़ना किस तरह है बेटा? ये जो आपका यहाँ पर ये डायग्राम है, इसको आपने इंक्लूड करना नहीं भूलना। ये वाली जो नीचे सामने थ्योरी भी लिखी हुई है और उसके बाद जो है वो ये सारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसको लाजमन पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी बात और वो नहीं है जो मैंने ना की हो। ठीक है, मैंने सारी बातें ऑलमोस्ट कर दी। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए।